बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वी से कि दिस इज रिजल्ट ऑफ सम इंटरेक्शन। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपने कैलकुलेट की थी, जो आपको कल जब मैंने लास्ट टाइम में एक प्रॉब्लम दिया था उसमें आपने देखा था कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, जिनके दरमियान आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी। इसी तरह से अगर एक चार्ज Q के लिए आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो आप उसके साथ कोई टेस्ट चार्ज यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगल चार्ज की तो पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं फाइंड कर सकते। सो उसके लिए आप कोई टेस्ट चार्ज Q0 यूज़ करेंगे। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो उस टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करेगी। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर करते हैं एक चार्ज और एक टेस्ट चार्ज के दरमियान, तो वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करती है। सो हम एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं, जो आपके पास उस चार्ज से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन द चार्ज बीइंग मूव्ड। आप जिस चार्ज को यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। जैसे Q1 Q2 दो चार्जेस थे जो आपने लास्ट टाइम एंड पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपसे कहा था आपने करना है डेरिवेशन। Q1 ने Q2 को रिपेल किया और आपने उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी। यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास हमने पोटेंशियल एनर्जी देखनी हो तो वो आपके पास उस चार्ज पर डिपेंड करती है, लेकिन हम एक ऐसी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जो कि उस चार्ज पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सिमिलरली जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स से आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं तो वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, ये क्यू होती है, as electric field is electric force per unit charge. Similarly, electric potential is the electric potential energy per unit charge. So, electric potential difference delta VAB will be equals to delta UAB over Q. के पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने यहाँ पर ड्राइव किया था इस केस के लिए, वो क्या आया था, यहाँ पर आया था आपके पास -Q इंटीग्रल E डॉट डी एल, और इसे आप डायरेक्टली E डी एल भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना था, L था। सो अगर इसे आप -Q E L लिखते हैं अगर इसको आप लिखते हैं -Q E डॉट डी एल, सो Q और Q कैंसिल हो जाएंगे। सो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा V को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं -इंटीग्रल A टू B E डॉट डी एल। अगर आपने Q के पहले पढ़ा था कि जो डेल्टा UAB है वो किसके इक्वल था, -Q E डॉट डी एल, ये देख लें। डेल्टा यू ए बी इज इक्वल टू -इंटीग्रल Q E डॉट डी एल। Q क्योंकि आपके पास एक कांस्टेंट है, सो हम उसे इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। सो ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा U की। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू, ये जो डेल्टा यू बी है ये किसके इक्वल है, -Q E डॉट डी एल इंटीग्रल। सो Q और Q कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास जो डेल्टा V भी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -इंटीग्रल A टू B E डॉट डी एल। So the change in potential
डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e डॉट डी एल, इंटीग्रल फ्रॉम a to b और एनी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। सिमिलरली जैसे आपने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी, इफ द चार्ज q वाज मूव फ्रॉम पॉइंट a टू b, वहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी q e l के इक्वल आई थी। जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आया था, q इंटू ई एल के। सिमिलरली उन्हीं लाइंस पे अगर आपके पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव करता है, सो द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आप इसको माइनस डब्ल्यू ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या डब्ल्यू ए बी मीन्स बेसिकली this minus WAB means हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को माइनस डब्ल्यू ए बी भी लिखा हुआ है, आप इसकी जगह डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। सो डेल्टा यू आपने फाइंड किया था, किसके इक्वल आया था, क्यू इंटू ई इंटू एल के। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दिस केस किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू एल। So electric potential is simply change in potential energy, change in electric potential or the electric potential difference is equal to change in potential energy per unit charge। ये अगेन उसी का कंपैरिजन है कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आती है, माइनस एफ ई एल की। या अगर आप इधर ही एफ ई की वैल्यू क्यू इंटू ई पुट कर दो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इंटू ई एल के। अगर हम यही सिमिलर लाइन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करें, सो यहाँ पर आपके पास ये किसके इक्वल आ जाता है, ई इंटू एल के। सो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल है ये कैसे आ सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। सो इस इक्वेशन में, इस स्लाइड में सिर्फ दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो दिस कैन बी सिंपली रिटन बाय यूजिंग दिस फार्मूला डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q के चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर चार्ज। ये उसको समराइज किया यहाँ पर मैंने सिर्फ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, या फिर आप इसको माइनस नेगेटिव वर्क डन के इक्वल लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एल, या फिर ये किसके इक्वल आ जाता है, क्यू ई एल के। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के। सो पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंटू एल के। और यूनिट्स किसके इक्वल होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स जॉल के इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स जॉल पर कूलम के इक्वल है जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स आपके पास न्यूटन पर कूलम है, और अगर इसे आप सॉल्व करें तो ये वोल्ट पर मीटर भी हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें वी हैव अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बट द चार्ज, जैसे आपने लास्ट इक्वेशंस में इनमें किया था कि चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, चार्ज एक लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है ए से बी के दरमियान। अब अगर आपके पास ये बुक में न्यूमेरिकल है, यहाँ पे मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, केसेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अलाइंड विद डी एल, यानी जो चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड नहीं है, पैरेलल नहीं है, या एक लाइन में नहीं है। अब आपके पास जो ए और बी के दरमियान चार्ज मूव करता है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये शो हुई है टुवर्ड्स लेफ्ट। इफ अ चार्ज क्यूब मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी,
अब वो ए से बी में मूव करता है, जो लाइन ए बी है, दिस लाइन ए बी मेक्स एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो ए बी लाइन में चार्ज मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही है, मिलकर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये थीटा इधर है। अगर आप एंगल देखो तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो। अगर आप इस एंगल की बात करते हो, मैंने जिसको ग्रीन से शो किया, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। देखो जब आपने यहाँ पर किया था, जब मैंने ये पढ़ाया था, तो एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली ई इंटू एल भी लिख सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना था, 180 डिग्री का। ई डॉट डी एल डायरेक्टली किसके इक्वल आ गया था, माइनस ई डी एल के। अब यहाँ पर जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और इस प्रॉब्लम में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, थीटा एंगल आपके पास। Since f is equal to q is conservative, the electric field is conservative, then the potential difference does not depend upon the integration path. अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये एंगल आपके पास जो थीटा बन रहा है, यहाँ पर मैंने अलग भी शो किया, इफ दिस इज डी एल, तो ये कितना आएगा, डी एल कॉज ऑफ थीटा। देखो ये जो ए बी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास एक एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो वो क्या है, एंगल थीटा। अगर हम ये जो वेक्टर है डी एल वेक्टर है, ये ए बी किसके इक्वल है, यहाँ ए से बी तक वाले को मैंने अलग डायग्राम में ब्लू लाइन से शो किया है, ये किसके इक्वल है, डी एल के इक्वल है। और डी एल क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। सो अगर इस डी एल की हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगी, डी एल कॉस थीटा। और ये जो डी एल कॉस थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड होगा, डी एल कॉस थीटा ये वाला आएगा। इफ दिस इज डी एल, ए बी क्या है, डी एल है, अगर हम डी एल कॉस थीटा फाइंड करते हैं, तो ये वाला वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा। ये जो मैंने रेड बोल्ड से शो किया है, अगर आपके पास ये ए टू बी, इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपका प्रॉब्लम यहाँ पर यह क्वेश्चन ये है कि इफ अ चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी making angle theta with these electric field lines, find the electric potential difference. Now in this case the displacement is making some angle with the electric field lines. अब आपने जैसे आप वर्क डन जब फाइंड करते हैं, W is equals to F dot D, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा हुआ है। अब F dot D में एक तो ये केस होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, एक केस ये होता है कि आपके पास उसकी एग्जांपल ये होती है कि जैसे अगर कोई वेट मूव हो रहा है, अगर कोई ये वेट हो रहा है, मूव कर रहा है, और आपके पास ये जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो उसके लिए आपने पढ़ा था कि आप क्या करते हैं, इस फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करते हैं इसकी डायरेक्शन में, और वो क्या आएगा, इफ दिस इज एफ, तो वो एफ कॉस थीटा आएगा, और वर्क डन आपके पास वहां पर इक्वल होता है एफ कॉस थीटा डी, या फिर आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, एफ डी। आपको मैं समझाने के लिए इसको बता रही हूँ बस, एफ डी कॉस ऑफ, ये आपने पढ़ा हुआ है वर्क के केस में। अब इस केस में आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट आर नॉट अलाइंड, दे आर मेकिंग सम एंगल विद ईच अदर। सो आप क्या करेंगे, इस डीएल का कंपोनेंट फाइंड करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अलाइनमेंट के साथ, और वो क्या आएगा, डीएल कॉस थीटा आएगा। अभी भी जो डीएल कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री का। सो आपके पास क्या आएगा, वन पॉसिबिलिटी इज टू इंटीग्रेट अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। आप इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग करें, लेकिन वहां पर आपके पास एंगल क्या आ रहा है,
थीटा। तो आप इसका कंपोनेंट फाइंड करते हैं कि जो मैंने रेड वेक्टर से शो किया है। आप ये समझें कि ये आपके पास जो वेक्टर था ए बी वेक्टर था, ए बी इस तरह से वेक्टर था, आपके पास चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो डी एल कॉस थीटा ही आता है, ये डी एल कॉस थीटा आ जाता है। सो ई डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू ई डी एल कॉस थीटा। सो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी एल। सो ई डी एल किसके इक्वल आएगा, ई डॉट डी एल किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी एल कॉस थीटा। क्योंकि ई डॉट डी एल है सो आपके पास ई डी एल कॉस ऑफ थीटा आएगा। सो ये आ जाएगा ई डी एल कॉस थीटा, और डी एल को आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ए से बी तक। सो इस केस में आपके पास जो आपने यहाँ पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट में किया था तो चेंज इन पोटेंशियल आया था ई इंटू एल। अब इस केस में आपके पास जो पोटेंशियल आएगा उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कॉस ऑफ थीटा। सो इफ द electric field is not aligned with dl, then the change in potential will be equals to minus e dl cos theta, और अगर इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, e l cos of theta। फिर बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या लाइन की। अगर आपके पास सिंस E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर आपके पास A और B के दरमियान ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो A और B के दरमियान जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, E इंटू एल के। E और L क्या है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, A और B के दरमियान डिस्टेंस कितना है, L है। अगर आप इसकी बजाय इधर x डिस्टेंस पे, x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो आपके पास ये A प्लेट है और ये x है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आएगी, दिस इज A एंड दिस इज x। सो डेल्टा V फ्रॉम A टू x, चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम A टू x किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू एक्स। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये जो मैंने रेड डैश से लाइन शो की है, इफ यू मूव अलोंग दिस डैश लाइन सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल नॉट चेंज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रहे हैं। ये इस लाइन के अलोंग अगर आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी ई इंटू एक्स के इक्वल आएगी, क्योंकि एक्स क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। सो आपके पास इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन कह सकते हैं। जो रेड डॉट से मैंने लाइन शो की है, अगर आप इसके अलोंग इफ अ चार्ज मूव्स अलोंग दिस लाइन, सो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, सो चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास वर्क डन में एफ डॉट डी में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो आपके पास वर्क क्या आता है, जीरो आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और अगर डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो जाए तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ई डॉट एल किसके इक्वल हो जाएगा, ई एल कॉज ऑफ 90 डिग्री, और आपके पास वहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल नहीं आएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इफ अ चार्ज क्यू मूव्स अलोंग अ परपेंडिकुलर लाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर लाइन पर अगर चार्ज मूव करता है तो आपके पास पोटेंशियल चेंज नहीं होता, और ये जो पाथ है इसे आप इक्वी पोटेंशियल पाथ या इक्वी पोटेंशियल लाइन कह सकते हैं। इसी केस में इसी तरह से आप रैंक करें, ये आपका होमवर्क है, रैंक द पॉइंट्स ए बी एंड सी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। आप इनको रैंक करें कि ए बी सी में से किसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ए का ज़्यादा पोटेंशियल है कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा है या सी का। आप एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लें, अगर वो ए से बी में मूव करता है तो देखेंगे पोटेंशियल कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। एक हिंट मैं आपको बता दूं कि बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा, क्योंकि अगर एक चार्ज बी से सी में मूव करता है सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। सो अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो ई डॉट डी एल किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। सो अगर ई डॉट डी एल जीरो के इक्वल आएगा तो बी और सी के दरमियान चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इधर आपको मैं ये हिंट दे सकती हूँ कि आप इसको चेक करके देख लें, बी और सी के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा। आपने इन तीनों के लिए बताना है कि ए बी और सी के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे सेम है, आपने इनको रैंक करना है। 3 पॉइंट्स बी ए हो जाएगा, यानी के पास सबस्क्रिप्ट में बन जाएगा। सो आपने यहाँ पर क्लियर करना है कि लेट्स सपोज जैसे वी ए फिर वी बी है और वी सी है। आपने तीनों के लिए बताना है कि वी ए इज लेस देन वी बी और ग्रेटर देन वी सी। तीनों के लिए आपने इनको रैंक करना है कि वेदर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी और लेस देन वी बी और इक्वल टू वी बी, और वी सी के मैम तीनों के लिए। हाँ जी, मैम ये कंजर्वेटिव फील्ड वाला तो टॉपिक नहीं है फर्स्ट ईयर का? वो तो आप ग्रेविटेशनल के लिए करते हैं ना, ये वो पॉइंट नहीं है, वो नहीं है। आपने ये नहीं बताना कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फील्ड या नहीं। आप ये देखो कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, अगर वो पॉइंट ए पे प्लेस करते हैं फिर वो बी तक जाता है, बी पे प्लेस करते हैं और फिर सी पे प्लेस करते हैं, 3 पॉइंट्स पे। तो 3 पॉइंट पे आपके पास 3 पोटेंशियल आएंगे ना उस चार्ज के लिए। एक पॉइंट ए पे पोटेंशियल आएगा, एक पॉइंट बी पे पोटेंशियल आएगा और एक पॉइंट सी पे पोटेंशियल आएगा। आपने ये बताना है कि ये जो तीनों पोटेंशियल्स हैं इनमें से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना है, कि आपके पास रैंक करना है आपने कि वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है कि वी सी का ज़्यादा है कि वी बी का ज़्यादा है। तीनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने गेस करना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रही है। ये जो आपने इधर प्रॉब्लम की थी ना, जो यहाँ पर की थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट पे जा रही थी। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है इस प्रॉब्लम में, here electric field lines are going from left towards the right। इसको आपने थोड़ा सा, आपका ये काम होमवर्क आपने करना है, नहीं होगा तो आई विल हेल्प यू, लेकिन आपने ये करना है। इसी तरह से ये जो हमने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, आपने इसमें बताना है कि एट विच पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी इज लार्जर। पॉजिटिव चार्ज के लिए आपने बताना है कि ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है या बी पे ज़्यादा है। फिर आपने नेगेटिव चार्ज के लिए बताना है कि ए पे पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है या फिर बी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। और लास्ट पे आपका होमवर्क है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस पॉइंट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। आप पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें फॉर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू। ये डी क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये ओरिजिन है। दिस डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ बी फ्रॉम द ओरिजिन, और एल क्या है, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस है। आपने पहले ए के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और उन दोनों का डिफरेंस लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है। ये क्वेश्चन आपने पिछली दफा किया था। आज भी मैंने आपको होमवर्क ज़्यादा दे दिया है, तो मैं फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी नहीं करवाती। आप पहले ये होमवर्क कंप्लीट कर लें। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर आप कर लेंगे तो शायद आपको बाकी क्वेश्चन में भी आसानी हो। आप अगर यहाँ तक कर लोगे, ये होमवर्क कर लोगे, तो फिर मैं आगे आपको करवा देती हूँ। मैम दीजिए। मैम वो आपने ना 2 बुक्स हमें सेंड की हुई हैं